अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। आज हमने दो डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है। एम्फीसीमा एंड निमोनिया। बहुत इजी टॉपिक्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, आप उनके ऊपर छोटा सा एक नोट लिख लिया करो। जैसे ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी है वो ब्रोंकाइटिस से रिलेट करती है, ठीक है। अक्सर बच्चे ये ऐसा करते हैं कि मेन लफ्ज़ याद कर लेते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ठीक है, हो गया। लेकिन भाई वो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कहाँ पे होनी है? अगर आपने वो जगह गलत लिख दी तो आपकी पूरी डेफिनेशन गलत है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस ऑर्गन से रिलेट करती है, जाने। तो ब्रोंकाइटिस के ऊपर लिख लो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। और आज जो हम डिसऑर्डर स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा रिलेट करता है एल्वियोलाई से, ठीक है। आपको याद होगा हमने एल्वियोलाई एल्वियोलस पढ़ा था, ठीक है। मैं इसकी डायग्राम जो है ना वो आपको एक दफ़ा शो करवाता हूँ। हमने काफ़ी पीछे पढ़ा था ये एल्वियोलाई, और ये रहा, देखो। ट्रैकिया के बाद हमारे पास आता है ब्रोंकाई, ठीक है, दो हिस्सों में जहाँ पे डिवाइड होता है। और ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स की जो आखिरी टिप होती है ना, बिल्कुल आखिरी किनारा, ज़रा चेक करो ये, वहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे पास एल्वियोलाई और एल्वियोलस। ये देखो, ये जो आपके पास पिक्चर है, डायग्राम है, वो किसकी है? एल्वियोलाई की। एल्वियोलस कहते हैं सिंगुलर को और प्लूरल को हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये जो हम बीमारी स्टडी करने जा रहे हैं ना एम्फीसीमा, ये सिर्फ इतने छोटे से पार्ट से रिलेट करती है। लेकिन इतने छोटे से पार्ट से रिलेट करने के बाद इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, ठीक है। एम्फीसीमा को स्टडी करते हैं सबसे पहले, डन है। तो सबसे पहले डायग्राम चेक करो। मैंने आप लोगों के लिए ना एम्फीसीमा को बहुत ही जूम करके दिखाया है यहाँ पे। आपके सामने दो तरह की आपके सामने दो तरह की एल्वियोलाई है। एक है हेल्दी और एक है ऐसे बंदे की जिसको एम्फीसीमा की बीमारी है। ज़रा चेक करो, ये जो है ना हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर, ये देख रहे हो, इसके अंदर कितने छोटे छोटे से सुराख हैं और उन सुराखों के बीच में दीवारें हैं, वॉल्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मल और हेल्दी एल्वियोलाई है, ठीक है। लेकिन एम्फीसीमा की बीमारी के दौरान ऐसा होता है कि एल्वियोलाई की दीवारें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होने के बाद डैमेज होकर ख़त्म हो जाती हैं। ज़रा चेक करो, ये जो दीवारें नज़र आ रही है ना आपको टेढ़ी मेढ़ी सी, ये इधर आके नज़र नहीं आ रही। अगर दीवारें ख़त्म हो गई तो वो छोटे छोटे सुराखों की जगह क्या रह जाएगा? एक बड़ा सा होल रह जाएगा। चेक करो, इस वाली साइड के ऊपर आपको छोटे छोटे सुराख तो नज़र ही नहीं आ रहे, बड़े बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं। अब सुराख छोटे हों बड़े हों, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? भाई बहुत ह्यूज फ़र्क पड़ेगा। ज़रा सुनो, सुराख जितने छोटे होंगे ना, गैसेस एक्सचेंज उतनी ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होंगी, ठीक है। जितना बड़ा होल होगा ना, गैसेस एक्सचेंज होने में उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज, कौन सी गैसेस एक्सचेंज? आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना होता है बॉडी से और ऑक्सीजन ने अंदर आना होता है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं वो एल्वियोलस के पॉइंट पे हो रही होती है। और जितनी तेज़ी से ये गैसेस एक्सचेंज होंगी, उतना ही ज़्यादा बेटर हमें सांस आएगा। सांस के अंदर हमें स्मूथली जो है वो सारे का सारा फंक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा ना कि आपको सांस बहुत मुश्किल से आ रही है, उखड़ रही है, आपको बहुत मुश्किल से सांस लेना पड़ रहा है, उसमें एफर्ट डालनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको एम्फीसीमा की बीमारी हो सकती है। क्योंकि एम्फीसीमा के सिम्टम्स के अंदर भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मौजूद है। अगर आपको जो लग रहा है कि मेरी पेस थोड़ी सी तेज़ हो रही है, तो मुझे लाजमी कमेंट के अंदर बता देना, मैं इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन चूँकि अब हम ये सारी टर्मिनोलॉजी से वर्ड से यूज़ टू हो गए हुए हैं, तो आई थॉट आपको जो है वो इतनी पेस भी समझ आएगी, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो 1.5 1.25 के ऊपर जो है वो लेक्चर ले रहे होते हैं। ओके, सो एम्फीसीमा डेफिनेशन देखते हैं। In emphysema, the inner walls of alveoli become weak. एम्फीसीमा की बीमारी के दौरान एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं, एंड देन रप्चर होना, डैमेज हो जाना, खत्म हो जाना। दस वन लार्जर एयर स्पेस इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी स्पेसेस की बजाय एक ही बड़ी स्पेस बन जाती है। सो द स्पेस फॉर गैसेज एक्सचेंज डिक्रीज। चेक करो, गैसेज एक्सचेंज के लिए जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, एंड द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। और उस वजह से वो जो एक बड़ा सा सुराख हो गया ना आपकी एल्वियोलाई के अंदर, उसकी वजह से पेशेंट सही से सांस ही नहीं ले सकता। तो आप इमेजिन करो कि आपकी बॉडी के अंदर एल्वियोलस कितना छोटा सा एक ऑर्गन है, बल्कि वो ऑर्गन भी नहीं है।
कितना छोटा सा एक हिस्सा है और वो छोटा सा हिस्सा आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, कितना ज़्यादा कारआमद है। ठीक है, कि अगर उसके अंदर होल जो हैं वो बढ़ जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाएं, तो आपको सांस लेने में परेशानी आ सकती है। ये थी हमारे पास एम्फीसीमा की डेफिनेशन। उसके बाद है मेरे पास कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। इनको देखते हैं। कॉजेस: लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स इन एयर, ई.जी. टबैको, स्मोक, केमिकल फ्यूम्स एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे तक ऐसी हवा में सांस लेते हो जहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मतलब बहुत देर तक ऐसी ऐसी जगह पे एक्सपोज है ना टू इरिटेंट्स, ऐसी ऐसी हवा जिसके अंदर इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा है। अब इरिटेंट से क्या मुराद है? धुआं, तंबाकू, केमिकल फ्यूम्स मतलब केमिकल से निकलने वाले धुएं, एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स। अदर एयर पोल्यूटेंट्स में अब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ सकते हैं। वही सारे जो आप लोगों को याद है केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था क्लास 9 चैप्टर 11 हाइड्रोकार्बन्स। रिमेंबर एक टेबल सा बना हुआ था मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के नाम से, वही चीज़ों को याद करो। ओके, तो कॉजेज देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। अच्छा, इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर जो पी है वो साइलेंट है। ओके, तो सिम्टम्स इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। इसके सिम्टम्स के अंदर क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस सांस पूरी तरह से नहीं आता। क्रॉनिक कफ मतलब कि खांसी जो है वो जो लंबे अरसे तक चलती है। वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। अब देखो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो था वो हमने ब्रोंकाइटिस में भी पढ़ा, यहाँ पे भी आ गया, और आगे जो डिजॉर्डर्स पढ़ेंगे उनमें भी है, क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स हैं उन सब के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सिम्टम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो एक जो है ये हर एक के अंदर आएगा। और दूसरा वीजिंग। वीजिंग कल के लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से एक सीटी तरह की एक आवाज़ निकलती है। ठीक है, शार्प, उसको हम उस साउंड को हम वीजिंग कहते हैं। एंड चेस्ट टाइटनेस, जब चेस्ट टाइटनेस नाम से वाजे है, सीने के ऊपर दबाव महसूस करना, प्रेशर फील करना। ठीक है, अब देखो, अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है ना कि राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा, 2 नंबर का सवाल, तो एक सिम्टम लिखने का आधा नंबर होगा। तो अगर आप 4 सिम्टम लिखोगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब इसके अंदर 4 सिम्टम है: शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्रॉनिक कफ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस। आपको ये चारों याद करनी पड़ेगी और आपको कंफ्यूज नहीं होना, इनको मिक्स नहीं करना। ठीक है, जिसकी जो सिम्टम है उसी के अंदर आएगी। ठीक है, और 4 सिम्टम्स है तो प्लीज इसको हेडिंग पॉइंट्स बना के लिखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जिस तरह ये पैराग्राफ की शक्ल में है वैसे आप नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट। एम्फीसीमा का ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन टू रिलीव कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब ऐसी अद्वियात जिससे आपको खांसी और सांस लेने में प्रॉब्लम ना आए, मतलब ऐसी दवाइयां जो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। एम्फीसीमा ऐसी बीमारी है जो कि मुकम्मल तौर पे जिसका इलाज मुमकिन नहीं। आपको एमसीक्यू आ सकता है, वो नीचे 4 बीमारियां दे देगा, ऑप्शंस के अंदर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्योर्ड, कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो इलाज के काबिल नहीं। सो द एम्फीसीमा विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं नमोनिया की तरफ। ये रहा, जल्दी से टॉपिक कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। नमोनिया इज एन इन्फ्लेमेशन इन लंग्स। देखो, ब्रोंकाइटिस भी इन्फ्लेमेशन था, नमोनिया भी इन्फ्लेमेशन है। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई के अंदर था और ये वाली इन्फ्लेमेशन किसके अंदर है? लंग्स के अंदर। तो जब भी इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई के अंदर होगी हम उसको ब्रोंकाइटिस कहेंगे, और जब भी इन्फ्लेमेशन लंग्स के अंदर होगी हम उसको नमोनिया का नाम देंगे। हमारी बॉडी के अंदर कितने कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं, राइट। पेयर ऑफ लंग्स वी हैव इन आवर बॉडी। तो अगर जो नमूनिया है वो हमारे एक साइड के लंग को होता है, एक साइड के लंग में हमारे अगर इन्फ्लेमेशन है तो हम उसको नमोनिया बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों लंग्स के अंदर है तो हम उसको डबल नमोनिया बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है लेकिन एज अ कॉमन नॉलेज एंड जनरल नॉलेज। ओके, सो pneumonia is an inflammation in the lungs due to infection in alveoli. These are filled with pus. इन्फ्लेमेशन तो हो जाती है, लेकिन अब ये इन्फ्लेमेशन होती है किस वजह से? ये इस वजह से होती है जब आपकी एल्वियोलाई के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। और इन्फेक्शन कब होता है? जब उसके अंदर पस भर जाए। पस आप कह सकते हो जैसे रेशा होता है ना येलो कलर का, देखो आपकी बुक के ऊपर डायग्राम भी है। ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, मतलब ऐसा बंदा जिसको नमोनिया की बीमारी नहीं है, और नीचे ऐसे बंदे की एल्वियोलाई है जिसको नमोनिया का प्रॉब्लम है। चेक करो, आपको येलो नजर आ रहा है, मतलब वो पूरे का पूरा एल्वियोलाई येलो पस से भर चुका है। अब इस पस की वजह से इन्फेक्शन होता है और इसी की वजह से आपका जो लंग है वो
सोजिश का शिकार हो जाता है और उसी सोजिश को हम निमोनिया बोलते हैं। कॉजेज इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई। बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस की वजह से और फंजाई की वजह से। अब इधर से इसका ट्रीटमेंट सोच लो ज़रा। अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो हम उसको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। अगर कोई बीमारी वायरस की वजह से हो रही होती है तो एंटीवायरल। और अगर कोई फंजाई की वजह से हो रही हो तो एंटी फंगल। ओके, ये इसका ट्रीटमेंट है। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम चीज़ें रट्टा लगाने की जरूरत पड़े, ठीक है। ओके, पहले इसका ट्रीटमेंट ही चेक करो। बैक्टीरियल निमोनिया इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स। वायरल एंड फंगल निमोनिया आर ट्रीटेड बाय एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, बैक्टीरियल वैक्सीन आर ऑल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया से बचने के लिए हमारे पास कुछ वैक्सीन भी अवेलेबल है, ठीक है, जिनको लगा दिया जाता है तो बच्चों को बैक्टीरियल निमोनिया नहीं होता, ठीक है। वैक्सीन का काम ही होता है कि वो बीमारी से पहले लगाई जाती है और उससे जो है उस बीमारी के होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इन लास्ट वी हैव सिम्टम्स। द निमोनिया पेशेंट सफर फ्रॉम हाई फीवर। निमोनिया के पेशेंट जो है उनको बहुत तेज़ बुखार रहता है, चिल सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने में तंगी आती है, एंड कफ विथ स्प्यूटम। खांसी के साथ बलगम भी आती है, ठीक है, बलगम, रेशा, ठीक है। तो ये चार जो है आपके पास सिम्टम्स है, ठीक है। कल हम अपने लास्ट दो डिसऑर्डर्स के साथ मिलते हैं। क्या क्या रह गया हमारे पास? एक एज़मा और लास्ट पर था हमारे पास लंग कैंसर, ठीक है। कल के लेक्चर के अंदर मिलते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है ना आपने इनको याद करना है, जो क्वेश्चन है पूरा पूरा टॉपिक याद करने वाला। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, फीडबैक देना नहीं भूलना आप लोगों ने, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो यूज़फुल लग रहे हैं और आप इसी तरह से ये पूरी बुक थॉरोली मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।